नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज के इस वीडियो में पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवियों को, उनके लेखकों को और उनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षा में आते हैं उन्हें लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। सारे प्रश्न आपको जो कि पिछले वर्षों पूछे गए हैं वही मिलेंगे, साथ ही जो अनुमानित हैं। तो ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। आपका पूरे पाश्चात्य काव्यशास्त्र का रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन बेस पर ही क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। और अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा थोड़ा डीप जो है नॉलेज चाहिए इन वीडियो में तो आप कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चल सके और मैं इनको फिर रात में 10:30 बजे वाली क्लास में लेकर के आती हूँ पूरे सन के साथ। तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का टॉपिक जो है, कोई भी टॉपिक अनछुआ ना रह जाए और सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। बिना कोई देर किए, क्योंकि हम फास्ट रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। 71 क्वेश्चंस हैं और इनको हम एक बार में बताते जाएंगे, ऑप्शन नहीं बताएंगे, केवल सही वाले ऑप्शन को लेंगे, जिससे कि कम समय में आपके 71 क्वेश्चन तैयार हो सकें। बिना कोई देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है, ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैनसम, आई.ए. रिचर्ड्स। पहले का बी ऑप्शन सही है। पहले अरस्तु आएंगे, फिर कॉलरिज हैं, फिर जॉन क्रो रैनसम है, फिर आई.ए. रिचर्ड्स हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेट 2005 में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी। पहले हम डी को ले लेते हैं। 2 3 4 1 यहाँ पर सही है। नंबर नोट कर लेते हैं, 2 3 4 1। तो ज्यापाल सार्त्र का है अस्तित्ववाद, जाक देरिदा का विखंडनवाद, टी.एस. इलियट का मार्क्सवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ अभिव्यंजनावाद का पूछ लिया, कभी कभी सुमेलित करने के लिए दे दिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बेस पे जाइएगा। फटाफट आप इसको सुनते जाइए और आपके दिमाग में ये जाता चला जाएगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो फट से आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हमने ये चीज़ सुनी है या पढ़ी है। ज्यापाल सार्त्र अस्तित्ववाद, अगर पूछा जाए अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है तो अस्तित्ववाद ज्यापाल सार्त्र, अभिव्यंजनावाद क्रोचे, विखंडनवाद जाक देरिदा, मार्क्सवाद टी.एस. इलियट। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड्स, कॉलरिज, इनके सामने इनके जो है सिद्धांत लिखे हुए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी। हम पहले से ले लेते हैं। तो क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद, अभी आपने पढ़ा, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है, कॉलरिज का है कल्पना सिद्धांत है, और इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इस टॉपिक को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी तो 3 या 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं नेट के एग्जाम में, वरना 2 तो यहाँ से कंपलसरी हैं। तो आपको इनका रिवीजन भी करके जाना है और टाइम आपको थोड़ा सा बढ़ के मिल गया है। ये आप इसके लिए आप अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि तैयारी फुल एंड फाइनल हो चुकी थी, उसके साथ आपको थोड़ा सा टाइम मिला तो और भी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, आई.ए. रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना सिद्धांत, इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है। विचार, प्रकृति, भाव, प्रवृत्ता, अलंकार योजना। तो इसमें से क्या है, तो इसमें है विचार। लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत विचार है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। विरेचन सिद्धांत किसका है, विरेचन सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत है अरस्तु का। बी ऑप्शन सही है। विरेचन सिद्धांत है अरस्तु का। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है इलियट का। रूपवाद है कॉलरिज का। विखंडनवाद है देरिदा का, जॉक देरिदा, इनका नाम है जॉक देरिदा। तो इस तरह से आप इनके सिद्धांतों को इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है। अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। पहले कौन आया, किसके बाद कौन है, तो ये आपको बताना है। तो 6 में जो आंसर है वो है बी। पहले यथार्थवाद, फिर मनोविश्लेषणवाद, फिर अस्तित्ववाद और फिर संरचनावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित करना है। ग्रंथ के सामने उनके लेखक लिखे हुए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका है, ये है रिचर्ड्स का। सेक्रेड वुड ये है टी.एस. इलियट का। और लिरिकल बैलेट्स ये है वर्ड्सवर्थ का। पोएटिक्स ये है अरस्तु का। तो ये रचनाएं हैं, यानी कि इनके ग्रंथ है, ये ग्रंथकारों को आपको मिलाना था। तो लिरिकल बैलेट्स बहुत पूछी आती है, जो कि है टी.एस.
लिरिकल बैलेट्स जो है वर्ड्सवर्थ की, और सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट की। ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है। अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, इनमें से क्या सही होगा? इसमें से सही है सी, पहले संरचनावाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर फ्रायडवाद और फिर उत्तर संरचनावाद। थोड़ा सा क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी सुन सकते हैं आप इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथकारों को सुमेलित करना है, और ये क्वेश्चन है नंबर 9, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो इलियट का है दी वेस्टलैंड, वर्ड्सवर्थ का है लिरिकल बैलेट्स, लोंजाइनस का है पेरिप्सुस, अरस्तु का है पेरिपोइतिकेस। तो ये रचनाएं हैं और उनके साथ आपने रचनाकारों को सुमेलित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, ये मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है, और बायोग्राफिया लिटरेरिया ये है कॉलरिज की, एस्थेटिक्स ये रचना है क्रोचे की, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये रचना है आई.ए. रिचर्ड्स की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी। हम सी ऑप्शन को पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें ए में 3 यानी कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये है कार्ल मार्क्स का, और द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म ये है टी.एस. इलियट का, इल्यूजन एंड रियलिटी ये है कॉर्डवेल का, और द पोएटिक इमेज ये किसका है? ये है सी.डे. लेविस का। सिर्फ और सिर्फ देखिए, बहुत जो फेमस रचनाएं हैं केवल और केवल उन्हें ही आपको याद रखना है, उन्हीं के आधार पर आप इनको यहाँ पर गेस कर सकते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में तो कोई भी ऐसी रचना नहीं थी जो बहुत फेमस रही हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछा गया नेट दिसंबर 2011 में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सही है बी, प्लेटो, पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर लोंजाइनस, फिर कॉलरिज। सबसे पहले प्लेटो आएंगे पाश्चात्य समीक्षकों में, उसके बाद अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, ये आप सभी को पता होगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एसेज इन क्रिटिसिज्म ये रचना किसकी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी ये सही रचना किसकी है? एसेज ऑन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नल्ड की है। एस्थेटिका ये है क्रोचे की, फिलासफी ऑफ रिटोरिक ये है आई.ए. रिचर्ड्स की, और ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म ये है रेने वेलक की। तो इसमें दो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, एसेज इन क्रिटिसिज्म, एस्थेटिका। इनके रचनाकारों को आपको याद रखना है, बाकी अपने आप से गेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। हिंदी सेवियों को यहाँ बात की गई, यानी कि इन्होंने हिंदी में ग्रंथ लिखे हैं और हिंदी को बढ़ावा दिया है। 14 का सी यहाँ पर। तो यानी कि जॉर्ज ए. ग्रियर्सन ये थे आयरलैंड के, फ्रेडरिक पिंकार्ट ये थे इंग्लैंड के, वरान निकोब ये थे रूस के, अभिमन्यु अनंत ये हैं मॉरिशस के। तो इस तरह से ये अभिमन्यु अनंत जो है प्रवासी साहित्यकार हैं, आपको पता होगा, फिर भी ये पाश्चात्य में यहाँ पे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन या कार्य संकलन। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, यानी कि प्रभाव संकलन में गणना नहीं होती संकलन त्रय में। समय, स्थान और कार्य की गणना होती है संकलन त्रय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कथन किसका है? ये कथन है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देख लेते हैं 2 1 4 3, यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 1 4 3 यानी कि 2 1 महान कवि वही हो सकता है, ये किसने कहा? कॉलरिज ने। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये कहा टी.एस. इलियट ने। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये कहा आई.ए. रिचर्ड्स ने। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये कहा लोंजाइनस ने। ये महत्वपूर्ण कथन है जो कि आपको इन पाश्चात्य समीक्षकों के साथ मिलान करना था। तो आप एक बार इसको पुनः देख सकते हैं कि ये कथन पूछे गए हैं। और महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कहा है कॉलरिज ने। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये कहा टी.एस. इलियट ने। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये कहा आई.ए. रिचर्ड्स ने। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये कहा लोंजाइनस ने। थोड़ी सी आपको आवाज़ में प्रॉब्लम लग रही होगी, तो आवाज़ जो है वो
थोड़ा सा फीवर था, आपको बताया ही था कल, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ इसी के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि एक इसमें छूट गया है। फिलहाल हम ये क्वेश्चन लेते हैं, अगला लेते हैं 22 नंबर का। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी, इसमें कौन सा सही होगा? तो ये सही होगा सी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तु की यथार्थपरक, ये सही है कथन। अगला है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, ये कथन किसका है? अभी अभी आपने सॉल्व किया था, इसको कर लेंगे आराम से। ये है टी.एस. इलियट का, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाओं को सुमेलित करना है, इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी, यानी कि चर्च एंड स्टेट, ये है किसकी? ये है कॉलेरिज की, चर्च एंड स्टेट। लिटरेचर एंड ड्रामा, ये है मैथ्यू अर्नल्ड की। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये है आई.ए. रिचर्ड्स की। आर्स पोएटिका, ये है होरेस की। तो इस तरह से ये जो रचनाएं हैं उनके सामने रचनाकारों के साथ सुमेलित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें कि सही होंगे ए ऑप्शन, पहले वर्ड्सवर्थ, फिर क्रोचे, फिर टी.एस. इलियट, फिर आई.ए. रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? तो ये इसमें सही होगा डी ऑप्शन, द कॉकटेल पार्टी। बाकी कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, इसे जान, चर्च एंड स्टेट, ये रचनाएं मैथ्यू आर्नल्ड की हैं। द कॉकटेल पार्टी इनकी नहीं है। अगला है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। क्या है अनुक्रम? पूर्वापर अनुक्रम, यानी कि पहले अरस्तु, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, फिर टी.एस. इलियट। अगर आपको अरस्तु और प्लेटो दिख जाए तो अगर प्लेटो हैं साथ में तो प्लेटो पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अगर प्लेटो नहीं है अरस्तु है तो पहले अरस्तु वाला टिक करेंगे, और अगर अरस्तु भी नहीं है कॉलरिज है तो कॉलरिज वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है, ये बताना है। इसमें बी इनकी नहीं लिखी है, यानी कि नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये इनकी नहीं है। बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज एंड इमेजिनेशन, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? इनका ये मौजूद नहीं थे, सैमुअल टेलर कॉलरिज ये नहीं मौजूद थे 20वीं शताब्दी में। बाकी बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, आई.ए. रिचर्ड्स, ये सभी जो है 20वीं शताब्दी में मौजूद थे। अगला प्रश्न है, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम बताना है। विचारकों का, पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सही अनुक्रम क्या है? ये है बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, फिर ऑस्कर वाइल्ड, फिर आई.ए. रिचर्ड्स। अभी मैंने कहा था अगर प्लेटो हैं तो पहले प्लेटो के टिक करेंगे, अगर अरस्तु हैं तो पहले अरस्तु को, अगर कॉलरिज हैं उन दोनों के साथ नहीं है और कोई तो कॉलरिज को करेंगे, और अगर लोनजाइनस है तो कॉलरिज से पहले लोनजाइनस आएंगे। और अगला प्रश्न है, अगले पर चलते हैं, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो ये है प्रमुख आधार जैववादी सिद्धांत। और अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ ने मान्यता नहीं दी है, बाकी सभी दी हैं। उन्होंने कहा है कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद पुराने कवियों की देन है, ये इन्होंने कहा है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रंथों को रचयिताओं के साथ मिलान करना है। ग्रंथ है पेरिउपसुस, किसका है? तो 33, इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये पेरिउपसुस जो है वो है लोनजाइनस की। द सेक्रेड वुड, ये है टी.एस. इलियट की। पोएटिक्स है अरस्तु की। बायोग्राफिया लिटरेरिया है कॉलरिज की। यहीं से रचनाएं पूछी जाएंगी जो आप देख पा रहे हैं इस पूरे वीडियो में, यहीं से इससे अलग कोई रचना नहीं होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस अपने रिवाइज करें। प्लेटो के दर्शन में मुख्यतः इनमें से किन विषयों का उल्लेख नहीं मिलता है?
तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, अभिव्यंजनावाद का उल्लेख नहीं मिलता है प्लेटो के दर्शन में, बाकी सभी मिलते हैं। आदर्श राज्य तथा आत्म की अमृत सिद्धि, प्रत्यय सिद्धांत और ज्ञान मीमांसा, सृष्टि शास्त्र, ये सभी इनके में मिलते हैं। सॉरी, एक मिनट, हाँ केवल 4 सही था। और अगला प्रश्न है, प्लेटो के राज्य संबंधी चिंतन के 2 आधार हैं, दर्शन तथा रहस्य, दर्शन तथा प्रयोजन। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें बी सही है, दर्शन तथा प्रयोजन। राज्य संबंधी चिंतन के 2 आधार हैं, दर्शन तथा प्रयोजन। अगला प्रश्न है, ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? चूँकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है, अयथार्थ, अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कला कृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और ना ही राज्य का। ये किसने कहा है? ये कहा है प्लेटो ने। वो काव्य यानी कि काव्य के कला के विरुद्ध थे, कला को मानते थे कि इससे जो है ना तो किसी व्यक्ति का कल्याण हो सकता ना ही राज्य का, जबकि ये पूरी तरह से गलत थे। आगे चलकर ये सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, ये कथन किसने कहा है कविता रचनाकार के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है? ये क्वेश्चन सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है, प्लेटो। अगला है, प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। 38 का ए, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। प्लेटो ने काव्य के जो 3 भेद स्वीकार किए हैं उसमें अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र है। और अगला है, प्लेटो के अनुसार प्रगीत के अंग नहीं है, शब्द, छंद, माधुर्य और लय, इनमें से कौन सा नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि 1, 3 और 4 ये नहीं है। दूसरा छंद है, प्लेटो के अनुसार प्रगीत छंद का उदाहरण है। अगला है, प्लेटो ने काव्य हेतु माना है, क्या काव्य हेतु माना है? तो ए ऑप्शन को माना, ईश्वरीय उन्माद और दैवी प्रेरणा को उन्होंने काव्य हेतु माना है, आनंद को नहीं माना, कार्य व्यापार को भी नहीं माना, उद्भावक कल्पना को भी नहीं माना। अगला प्रश्न है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में उल्लेख्य कथन है, चूँकि कला नकल की नकल है, ये इन्होंने कहा है, बिल्कुल कहा, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। कभी उन्मत्त व्यक्ति है, वो काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित और आविष्ट होकर रचना करता है, ये इनका कथन है। किसमें से, इसमें से इनके कौन कौन कथन है? तो डी सही है, 1, 2 और 3, चौथा नहीं है। कवि उन्मत्त व्यक्ति के साथ साथ तार्किक जीवन से भी काव्य का मूल आधार तय करता है, तो ये इनका कथन नहीं है, बाकी सभी इनके कथन है। इन्होंने कहा कि कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता का गायक स्वयं ईश्वर है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कलाकार किन 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है? जैसी वे थीं या हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, जैसी वे रहेंगी और जैसी वो थीं, जैसी वे होनी चाहिए। तो सही कूट का चयन करना है, इसमें सही कूट है डी, 1, 2 और 4, तीसरा छोड़ करके, जैसी वो थीं वैसी रहेंगी, ये छोड़ करके बाकी सभी जो है ये इन्होंने कहा है, किसने? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में ये मिलता है। अगला है, अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कथानक को कितने भागों में बांटा गया है? त्रासदी के कथानक को तो सी, ऐतिहासिक, काल्पनिक, अनुश्रुतिक, इसमें बांटा गया है। अगला है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से, शंकु के अनुमितिवाद से, उत्पत्तिवाद से, अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से, किससे इनकी तुलना की जा सकती है? तो ये की जा सकती है अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार विरेचन सिद्धांत की परिभाषा के संबंध में उल्लेख्य कथन है। तो जो कथन है इन्हें देखना पड़ेगा पूरा, क्या है कि दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही, केवल एक सही है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन था ये सही था, बाकी सारे गलत हैं, ये इनके नहीं हैं। तो दुखांतक एक कार्य व्यापार की अनुकरणी है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विरेचन करे। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, और ये है असत्य कथन, इसमें सी असत्य कथन है कि विरेचन ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा थी, ये असत्य कथन है, बाकी सभी सही हैं। विरेचन भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। कथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में किया गया है। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विरेचन करे। अगला प्रश्न है, कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वो राग दीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। कथन किसका है? तो ये कथन है वर्ड्सवर्थ का, कविता ज्ञान का प्राण है। अगला है, वर्ड्सवर्थ से संबंधित उल्लेख तथ्य हैं,
कौन कौन से उल्लेख तथ्य हैं इनके? डी ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि प्रकृति उनके विचारों का मूल थी, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। लिरिकल बैलेट्स की प्रथम संस्करण की भूमिका एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक से लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ और कालरिज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किया। इस संग्रह का चतुर्थ संस्करण 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सही कोट ये है 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? लिरिकल बैलेट्स, इओन, साइंस एंड पोट्री और द मीनिंग ऑफ मीनिंग। इसमें जो है बताना है आपको ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी सही है। पहले इओन, फिर लिरिकल बैलेट्स, फिर द मीनिंग ऑफ मीनिंग, साइंस एंड पोएट्री। अगला क्वेश्चन, कालरिज के द्वारा प्रतिस्थापित गौड़ कल्पना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काव्यात्मक कल्पना। अगला है, ये कथन किसका है? जब कलाकार कोई कलाकृति, कविता, चित्र आदि तैयार करना चाहता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। इसमें ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि कॉलरिज। अगला है, कॉलरिज के संबंध में उल्लेख तथ्य हैं। कौन कौन से उल्लेख तथ्य हैं? डी ऑप्शन है इसमें सही होगा, डी यानी कि 1, 2 और 3 सही होगा। तो लास्ट वाला छोड़ देते हैं। ये स्वच्छंदतावादी प्रवर्तकों में से एक है। कॉलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध बायोग्राफिया लिटरेरिया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का अर्थ है साहित्यिक जीवनी। इसका अर्थ अगर पूछा जाए तो अर्थ होगा साहित्यिक जीवनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। सत्य कथन, यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है? बी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 4, 3 को छोड़ करके। तो कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य और गौड़। कॉलरिज की महत्वपूर्ण रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवन। कॉलरिज कल्पना को केवल काव्य सृजन के लिए ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट आलोचना के लिए भी अनिवार्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ये दावा किया था कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावों का दमन करती है? ये कहा था इलियट ने। स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावों का दमन करती है। अगला है, अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है। वो अपनी भावनाओं तथा वैयक्तिकता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना करता है। ये कथन है ए ऑप्शन इलियट का। अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है, ये कहा है इलियट ने। टी.एस. इलियट के लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के संदर्भ में उल्लेख तथ्य कौन सा है? तो ये उल्लेख तथ्य है इनका डी ऑप्शन, यानी कि केवल 4 सही। तो इस लेख का उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा के महत्व को स्थापित करना और परंपरा के अंतर्गत ही वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही इलियट का या के सिद्धांत नहीं है? तो कूट देखना है कौन सा सिद्धांत इनके नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि ए, केवल दो इनका नहीं है। व्यक्तिवाद का सिद्धांत बाकी सभी इनके हैं। परंपरा सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, ये सभी टी.एस. इलियट के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रिचर्ड्स की नहीं है? 58 का सी है, 3 और 4, यानी कि इंडिविजुअल टैलेंट इमेजिनेशन रिचर्ड्स की नहीं है। अभी अभी आपने पढ़ा था, ये किसकी थी रचना? देख लेते हैं पिछला क्वेश्चन कौन था। आइए, रिचर्ड्स, सॉरी मुझे भी याद नहीं रह गया। ये रचना थी किसकी थी? इंडिविजुअल टैलेंट इमेजिनेशन। चलिए उसमें लिख देते हैं ढूंढ करके, थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, उसमें ढूंढ करके लिख देते हैं आपके कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा क्या है? तो डी है, यानी कि केवल एक। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूतियों का यथावत अंतरण है और न 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण। इतने कठिन कठिन वर्ड हैं, यानी कि पूरे वाक्य तो आपको नहीं याद हो सकते। हाँ, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं संप्रेषण का अर्थ अनुभूतियों का अंतरण हो या 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, ऐसा कोई शब्द आए तो आप रिचर्ड्स को लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में अर्थ के कितने प्रकार हैं? तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि 4 प्रकार हैं भाषा के। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही का चयन करना है, और इसमें सही का चयन है डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी जो है इसमें सही हैं।
ये काव्य आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ था। इस काव्य आंदोलन के केंद्र में रचना है और उसका रचनाकार नहीं है। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर J.E. स्पिनगार्न ने किया था। नई समीक्षा शब्द का प्रयोग, नई समीक्षा वह पद्धति है जो इलियट के परंपरा सिद्धांत को अपना मुख्य आधार मानती है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थता मुहावरे का प्रयोग किस नए समीक्षक ने किया? तो इसमें नहीं किया, मतलब किसने किया है, तो किया है डी. विलियम एम्पसन ने। अनेकार्थता यानी कि मुहावरे का प्रयोग किसने किया है? तो विलियम एम्पसन ने। विडंबना और विरोधाभास जैसे नई समीक्षा के मुहावरे किस समीक्षक ने दिए हैं? तो ये दिए हैं क्लिंथ ब्रुक्स ने। विडंबना और विरोधाभास जैसे समीक्षा के मुहावरे। अगला प्रश्न है, तनाव सिद्धांत किस नए समीक्षक ने प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है एलन टेट ने। तनाव, इन्होंने टेट जरूर पास किया होगा एलन ने, ठीक है, इसलिए इनका नाम टेट लिखा गया, एलन टेट। तनाव सिद्धांत एलन टेट ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, रूपवाद के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन इसमें है ए यानी कि रूपवाद का उद्भव फ्रांस में हुआ, ये असत्य कथन है, बाकी सभी सही हैं। ये अंग्रेजी के फार्मलिज शब्द का हिंदी पर्याय है। रूपवाद फार्मलिज शब्द का, एक आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ। रूपवाद से ही रीति और वक्रोक्ति का संबंध है, ये तैयार हुआ। रूपवाद और एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है। मैं जानती हूँ आप लोग सुनते सुनते थक जाते होंगे मेरी आवाज़ को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी यही कि भाई आप सारे क्वेश्चन को ज़रूर सुने और सिर्फ सुन के तैयार कर सकते हैं। कोई भी काम करते हुए भी आप अपने कान में लीड लगा के आराम से वीडियो को प्ले कर दीजिए और सुनते रहिए। तो जब भी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होता है तो तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए कि आपका 1 मिनट भी जाया ना जाए, बर्बाद ना जाए। आपके नहीं पढ़ने का समय है तो आप उसको सुनकर याद कर सकते हैं, और अगर आप कोई काम करते करते इन क्वेश्चन को सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ तो रुकेगा। यानी कि अगर आपने 65 क्वेश्चन किए या 60 क्वेश्चन किए तो कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन तो उसमें याद ही रह जाएंगे। तो उस 20 क्वेश्चन के लिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है और साथ में याद भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, मिथक के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। मिथक के संबंध में तो असत्य कथन इसमें है बी, मिथक का उद्भव फ्रांस से माना जाता है, ये असत्य है। और डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को 2 वर्गों प्राकृतिक और धार्मिक मिथक तथा धार्मिक मिथक को भी 2 भागों में बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र की बात आ गई। अगला है, मिथक को सामान्यतया 3 हिस्सों में सृष्टि संबंधी मिथक, प्रलय संबंधी मिथक और देवताओं के प्रणयाचार संबंधी मिथक में बांटा जा सकता है। मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथास से माना जाता है। मिथक का यूनानी शब्द मिथास से माना जाता है, ये फ्रांस से लिखा गया था इसलिए असत्य था। ये यूनानी शब्द है, मिथास से माना जाता है। अगला है, प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद किस आधुनिक भारतीय आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है डी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 67 का डी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, रूपवाद के प्रवर्तक कौन है? 68 का बी है। देखते हैं रूपवाद के प्रवर्तक कौन, किस देश से इसका संबंध है रूपवाद का? इसका संबंध है रूस से। और प्रतीकवाद का संबंध है फ्रांस से। अस्तित्ववाद का संबंध है जर्मनी से। और नई आलोचना का संबंध है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, स्क्रूटनी पत्रिकाएं हैं सामने, साथ में उसके संपादक दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो मिलान के लिए नीचे जाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर है 69, इसका ऑप्शन सही है 1542। 1542 यानी कि स्क्रूटनी FR लीविस की है। द क्राइटेरियन ये है TS एलियट की। द फ्यूजिटिव ये है जॉन क्रो रैंसम की। ला कृतिका ये है क्रोचे की। ये पत्रिकाएं हैं और संपादक को मिलाना था। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। बिंब अंग्रेजी के शब्द इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इसमें सही क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन है, मतलब असत्य कथन है, आचार्य शुक्ल ने एजरा पाउंड को बिंब का प्रवर्तक माना है, ये गलत है। और बिंब के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि TE ह्यूम को जाता है। आचार्य शुक्ल ने बिंब को चित्र भाषावाद के नाम से अभिहित किया है। ये सब सही कथन है, ये असत्य कथन था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है। ए ऑप्शन इसमें सही है। पहले चर्च एंड स्टेट, फिर सिलेक्टेड इस एसेज, द कॉमन परसूट, लिटरेचर एंड ड्रामा, तो ये है। और
द कॉमन पर्सन, लिटरेचर एंड ड्रामा, ये सारे क्वेश्चन जो है, सारी रचनाएं जो हैं इस तरह से क्रम से हैं। 71 का ए क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। और इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन पूरे हुए। इसमें बीच में शायद मुझे लगता है 5 या 6 क्वेश्चन छूट गए हैं जिनकी PDF नहीं बन पाई थी। और सभी को बता दें कि ऐसे क्वेश्चन की PDF आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें आंसर जो है वो स्क्रीन पर केवल टिक किए जाते हैं, उसमें आंसर नहीं लिखे होते हैं। हाँ, अगर फिर भी अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, तो बुक से जो है जहाँ से मैंने लिए वहाँ पे टिक करके आपको PDF बना के भेज दूंगी। अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ली है या पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप की फ़ीस केवल और केवल 200 रुपये है। अगर आपने मेंबरशिप लिया है तो उसका 159 पे कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके। और अगर व्हाट्सएप चाहते हैं पेड व्हाट्सएप तो 200 रुपये उसकी फ़ीस। और अगर TGT PGT में एडमिशन चाहते हैं तो उसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये है। और अभी जो लोग चाहते हैं एडमिशन के लिए वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फिर भी मैं लिख देती हूँ 92 64 90 36 35। और बार बार मैं ये चीज़ें नहीं कहती, मुझे पता है आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, आप उसको स्किप जरूर कर देंगे, इसलिए मैं सबसे लास्ट में कहती हूँ जिन लोगों को की इच्छा हो, स्वेच्छा से जो लोग जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हम आगे जो है ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आते रहें, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें और इस नंबर पर मैसेज करें। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि पेड है, 200 रुपये है उसकी फ़ीस, और उसमें आपको जो भी डेली क्वेश्चंस होते हैं उनकी PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और जितना भी मटेरियल मेरे पास है, यानी कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नोट्स तो नहीं दे सकती मैं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चंस करवाती हूँ उनकी PDF आपको मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप TGT PGT के एडमिशन लीजिए और उसकी फ़ीस पेड करिए, और साथ में नोट्स भी मिलेंगे और क्लासेज भी मिलेंगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आगे चलकर मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि रात 10:30 बजे। सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी का आभार कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना, देखा। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर आपने सारे क्वेश्चन सुन लिए होंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में रह ही गए होंगे। तो पूरा रिवीजन आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र का कर लिया है, इसको भी छोड़ना नहीं था। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर से एक बार पुनः सुन लें, अगर आपको कोई दिक्कत हुई सुनने में तो दोबारा से सुन सकते हैं, कई बार सुन सकते हैं और आराम से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।